ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ऑनलाइन ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, तो आज हम करेंगे हिंदी। हिंदी की हमारी सेकंड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा हिंदी। हाँ जी, तो देखते हैं कि राजभाषा हिंदी क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं ने हिंदी के महत्व को स्वीकार करते हुए 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया। हाँ जी, जो हमारी भाषा थी उसे राजभाषा थी उसे कब घोषित किया? तो घोषित किया था 14 सितंबर 1949 को। और कौन से अनुच्छेद में? 343 में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया। एक बार फिर देख लो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं ने हिंदी के महत्व को स्वीकार करते हुए 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343वें देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया। निर्माताओं मतलब जिसने संविधान लिखा था, जिन्होंने संविधान को लिखा था। हाँ जी, उसके बाद है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ जी, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, ठीक है जी, हर साल प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूछते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाँ जी, उसके बाद है नेक्स्ट, राजभाषा के रूप में हिंदी सरकारी कामकाज के रूप में प्रयोग की जाती है। सरकारी कामकाज, जैसे हमारे सरकार के कोई भी काम है, चाहे वो कोई भी नोटिस हो, कोई भी काम हो, तो वो राजभाषा के रूप में हिंदी ही उसमें ज़्यादा होती है, मतलब हिंदी में ही वो होता है। ठीक है, कोई भी काम है वो हिंदी में ही होता है। राजभाषा के रूप में हिंदी सरकारी कामकाज के रूप में प्रयोग की जाती है। जो भी कामकाज है उसमें हिंदी भाषा प्रयोग की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। हाँ जी, संविधान की 8वीं अनुसूची, कुल अनुसूचियाँ 12 हैं और ये अनुसूची है हमारी 8वीं अनुसूची। तो इसमें कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। हाँ जी, तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, पहली है असमिया, दूसरी उड़िया, तीसरी उर्दू, चौथी कन्नड़ और 5वीं कश्मीरी, 6वीं गुजराती, 7वीं तमिल, 8वीं तेलुगु और 9वीं पंजाबी, 10वीं बांग्ला, 11वीं मराठी, 12वीं मलयालम, 13वीं संस्कृत और 14वीं हिंदी। ये भाषाएं थी जो 8वीं अनुसूची में थी। जो 8वीं अनुसूची में ये 14 भाषाएं थी जो सम्मिलित की गई थी। हाँ जी, एक बार फिर देख लो। संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ये भाषाएं कौन कौन सी हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं।
हाँ जी, पहली असमिया, दूसरी उड़िया, तीसरी उर्दू, चौथी कन्नड़, पांचवी कश्मीरी और छठवीं गुजराती, सातवीं तमिल, आठवीं तेलुगु, नौवीं पंजाबी, 10वीं बंगला, 11वीं मराठी और 12वीं मलयालम, 13वीं संस्कृत और 14वीं हिंदी। इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं थी। ठीक है जी, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको ये 14 की 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करनी होंगी। हाँ जी, उसके आगे नोट। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था। हाँ जी, कौन से संविधान संशोधन? 21वें संविधान संशोधन में 1967 द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। देखो 14 भाषाएं तो वो थी जो हमने ऊपर पढ़ी, लेकिन 15वीं भाषा सिंधी भाषा थी, जिसको कब शामिल किया गया? 1967 को। और कौन से संविधान में? 21वें संविधान में। हाँ जी, तो वे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखो। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था। तो ये हमारी 15वीं भाषा है। 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी भाषा। और कौन से संविधान में इसे शामिल किया गया? 21वें संविधान में और 1967 द्वारा। ठीक है जी, कब किया गया? 1967 द्वारा। हाँ जी, हाँ जी, आगे देखिए। 71वें संविधान संशोधन, अब आ गया 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। 1992 में आप बहुत में से आपका वर्डे होगा, 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो कितनी जोड़ी गई? 3 जोड़ी गई। और वो भाषाएं कौन सी थी? तो आगे देखते हैं हम कौन सी थी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। हाँ जी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। और कौन से संविधान द्वारा जोड़ी गई? 71वें संविधान द्वारा। कब जोड़ी गई? 1992 में। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। और कौन कौन सी थी वो? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। हाँ जी, नेक्स्ट। आगे देखिए। 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। हाँ जी, तो 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन से संविधान में? 92वें संविधान में। हाँ जी, तो कौन कौन सी जोड़ी गई 4 भाषाएं? मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, यह भाषाएं थी। हाँ जी, तो कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है जी। हिंदी भाषा की विशेषताएं और प्रकृति। हिंदी भाषा की विशेषताएं और प्रकृति, इसके बारे में देखते हैं। भाषा प्रत्यक्ष संपत्ति नहीं है। हाँ जी, क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? भाषा प्रत्यक्ष संपत्ति नहीं है। प्रत्यक्ष संपत्ति मतलब जे सीखनी पड़ती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, वो जन्म के समय तो भाषा नहीं ना सीख कर आता, समाज में आता है, बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, फिर ही उसे पूरी भाषा का ज्ञान होता है। हाँ जी, तो इसीलिए लिखा है कि भाषा प्रत्यक्ष संपत्ति नहीं है, इसे सीखना पड़ता है।
उसके बाद नेक्स्ट है भाषा अर्जित संपत्ति है। हाँ जी, वही पॉइंट है। देखो, भाषा अर्जित संपत्ति है, इसे सीखना पड़ता है। ठीक है जी, भाषा को अर्जित करना पड़ता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। हाँ जी, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। कठिनता से सरलता की ओर। देखो, जब हम भाषा सीखते हैं, जब हम पढ़ना सीखते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है हमें कि ये क्या है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं चलता है ना। जब धीरे धीरे हम उसे सीख जाते हैं तो वो जो हमें बहुत मतलब कठिन लगता है, तो वो धीरे धीरे हमें सरलता का रूप देता है। फिर बाद में लगता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं था। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, मतलब पहले जो हम सीखते हैं वो कठिन लगता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो वो बहुत सरल बन जाता है। इसलिए लिखा है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। हाँ जी, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। अनुकरण द्वारा मतलब देख कर सीखना किसी चीज़ को। अनुकरण सीखना ही होता है। ठीक है जी, नकल करना, सीखना, नकल करना, अनुकरण, किसी की नकल करके सीखना। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। हाँ जी, देखो अनेक इतिहास वगैरह लिखे हैं। ठीक है जी, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। हाँ जी, आगे देखो, भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप, तो पहले देखते हैं मूल भाषा। हाँ जी, मूल भाषा, जिस भाषा से अन्य अनेक भाषाएं निकलती हो। जिस भाषा से अन्य अनेक भाषाएं निकलती हो, जैसे संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा निकली है। ठीक है जी, तथा जिसके किसी अन्य भाषा से निकलने का पता न हो। लेकिन संस्कृत जो भाषा है, हमें उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ से निकली है। हिंदी का तो हमें पता है कि ये संस्कृत से निकली है, लेकिन संस्कृत का तो हमें नहीं पता है कि ये कहाँ से निकली है। ठीक है जी, एक बार दोबारा देखो, मूल भाषा, जिस भाषा से अन्य अनेक भाषाएं निकलती हो तथा जिसके किसी अन्य भाषा से निकलने का पता न हो, जैसे संस्कृत। उसके बाद राजभाषा, राज्य भाषा। हाँ जी, राज्य भाषा किसी राज्य द्वारा विचार विनिमय के साधन के रूप में स्वीकृत भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। आपस में आदान प्रदान करना, बातचीत करना। ठीक है जी, राज्य भाषा कहते हैं। आज संपूर्ण देश में विभिन्न राज्यों में विभाजित है। आज संपूर्ण देश में विभिन्न राज्यों में विभाजित हैं और प्रत्येक राज्य की राज्य कार्य चलाने के लिए एक भाषा है। यह भाषा राज्य भाषा कहलाती है। हाँ जी, एक बार दोबारा देखो, किसी राज्य द्वारा विचार विनिमय के साधन के रूप में स्वीकृत भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। आज संपूर्ण देश में विभिन्न राज्यों में विभाजित है और प्रत्येक राज्य की राज्य कार्य चलाने के लिए एक भाषा है। हाँ जी, जैसे राज्य कार्य चलाने के लिए एक भाषा है। जैसे आप देखोगे कि पंजाब की राजभाषा पंजाबी है और जो भी काम करना होता है वो पंजाबी में होता है। जो सरकारी कामकाज करने होते हैं ना पंजाब में, कोई भी नोटिस है, कोई भी काम है, किसी भी कार्य का काम है, जो सरकारी काम है, तो वो पंजाबी में ही होगा। यह भाषा राज्य भाषा कहलाती है। हाँ जी, जैसे जहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो आगे,
पंजाबी लिखा हुआ है बच्चे, जे पंजाबी नहीं है, जे पंजाब है। ठीक है, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जे पंजाब है। हाँ जी, तो आप देखो, पंजाब की राजभाषा पंजाबी है। जैसे हाँ, मैंने अभी बताया ना आपको, तो वही बात है जी कि पंजाब की राजभाषा पंजाबी होती है। राष्ट्रभाषा ਜਾਂ राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा ਜਾਂ राजभाषा, ये एक ही बात है, चाहे राष्ट्रभाषा कह लो चाहे राजभाषा कह लो। जब किसी भाषा को संसद राष्ट्र की भाषा मान ली जाती है तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हाँ जी, जब किसी भाषा को संसद राष्ट्र की भाषा मान ली जाती है तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। किसी राष्ट्र में सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। आज हमारी जो हिंदी है ये भारत की राष्ट्रभाषा है। हाँ जी, जो हमारी हिंदी है ये भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान में इसका नाम राजभाषा से जाना जाता है। हाँ जी, तो संविधान में इसका नाम किससे जाना जाता है? राजभाषा से जाना जाता है। ठीक है जी, आगे देखो, अंतरराष्ट्रीय भाषा। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या होती है देखते हैं। शासन या अन्य किसी अभाव से जब किसी भाषा का प्रयोग एक से अधिक राष्ट्रों में होने लगता है। शासन या अन्य किसी अभाव से जब किसी भाषा का प्रयोग एक से अधिक राष्ट्रों में होने लगता है। जैसे अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा हमारे भी जहाँ बोली जाती है और अपने में तो बोली जानी जानी है। ठीक है जी, तो उसका प्रयोग एक से ज़्यादा राष्ट्रों में होने लगता है ना, जैसे हमारे भी बोलते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का पद प्राप्त होता है जो भाषा एक से अधिक राष्ट्रों में होने लगती है। ठीक है, बोली जाती है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का पद प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया अंग्रेजी भाषा। हाँ जी, एक बार फिर देख लो, शासन या अन्य किसी अभाव से जब किसी भाषा का प्रयोग एक से अधिक राष्ट्रों में होने लगता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का पद प्राप्त होता है, जैसे अंग्रेजी भाषा। हाँ जी, तो कुछ क्वेश्चन हैं आगे हमारे, वो देखिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है हिंदी? फारसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नाम किसने दिया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, हिंदी नाम किसने दिया? तो हिंदी नाम किसने दिया था? ईरानियों ने दिया था। हाँ जी, हिंदी नाम किसने दिया? ईरानियों ने। हिंदी किस शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है? हिंदी किस शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है? तो किस शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी? सिंधी का। हाँ जी, सिंधी का बिगड़ा हुआ रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। हाँ जी, 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे विश्व में पहले नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? जो पहले नंबर पर पूछी है कि कौन सी बोली जाती है हमारे विश्व में, और जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारे विश्व में तीसरे नंबर पर बोली जाती है। ठीक है जी। लेकिन इन्होंने पूछा है कि हमारे विश्व में पहले नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी भाषा। हाँ जी, तो हमारे विश्व में पहले नंबर पर चीनी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे विश्व में दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हमारे विश्व में दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है अंग्रेजी भाषा। हाँ जी, अंग्रेजी भाषा हमारे विश्व में दूसरे नंबर पर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे विश्व में तीसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी भाषा बोली जाती है हमारे विश्व में तीसरे नंबर पर, हिंदी भाषा बोली जाती है। हाँ जी, तो हमारे विश्व में तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर पहले नंबर पर पूछे हमारे विश्व में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो चीनी भाषा, और दूसरे नंबर पर बोले तो अंग्रेजी भाषा, और तीसरे नंबर पर बोले तो हमारी हिंदी भाषा। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हमारी हिंदी भाषा मतलब हमारे विश्व में कौन से नंबर पर बोली जाती है, तो तीसरे नंबर पर बोली जाती है। ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, कैसा भी पूछ सकते हैं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? हाँ जी, हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहला प्रयोग किसने किया था भाई? मुसलमानों ने। किसने किया था? मुसलमानों ने। एक बार फिर देखो, हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था मुसलमानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जी, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? हाँ जी, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि हमारी हिंदी की लिपि है वही देवनागरी, पता है ना सभी को। हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हाँ जी, तो वही पूछा है इन्होंने कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि। हाँ जी, तो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। उसके बाद हम करेंगे वर्ण विचार। क्या करेंगे? वर्ण विचार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो भाई। हाँ जी, तो देखिए चलते हैं आगे, करते हैं हम वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है भाई। ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज़, जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी बोलो लेकिन आवाज़ निकलती है, वो ही ध्वनि है। हाँ जी, इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। देखो, इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। देखो, जो भी हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला क क्या है? बोला, तो वो ध्वनि है। लेकिन जब हम उसी क को लिखते हैं तो वो वर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है? वो वर्ण बन जाता है। और जो बहुत बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है पेपरों में और पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर उनमें ऑप्शन में आपको ध्वनि और वर्ण दिया हो तो आप ध्वनि को टिक करोगे। लेकिन अगर ध्वनि और वर्ण देकर उन्होंने ये दोनों लिखा हो कि दोनों हैं, तो आप दोनों को टिक करोगे। अगर ध्वनि ना दिया हो, सिर्फ वर्ण दिया हो, तो आप वर्ण को टिक करोगे।
तो आप समझ आ गई मैं क्या कहना चाहती हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है जी। अगर पेपर में ध्वनि ना लिखा हो, वर्ण लिखा हो, तो आप वर्ण को टिक करोगे, लेकिन अगर ध्वनि लिखा हो तो पहला नंबर आप ध्वनि को दोगे। ठीक है। उसके बाद अगर ध्वनि और वर्ण दोनों लिखा हो तो दोनों का ऑप्शन हो कि ये दोनों हैं तो वो दोनों करके आओगे। ठीक है जी। हाँ जी। अथवा वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है। हाँ जी। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है। कान का विषय है मतलब वर्ण। जब हम बोलते हैं तो वो दूसरों के कान तक पहुंचती है आवाज़, तभी तो हम समझ पाते हैं कि इसे क्या कहता है। कान तक पहुंचती है, इसीलिए कहा गया है कि कान का विषय है। ठीक है। सुनाई देता है, मुझे कान से सुनाई देता है ना, हमें जो कान से सुनाई देता है, इसीलिए इस ध्वनि को कहा गया है कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है। हाँ जी। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि है वो किसका विषय है, तो कान का विषय है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हाँ जी। तो आगे क्या कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हाँ जी, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है जी। एक बार फिर देख लो, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हाँ जी। तो ये कौन कौन सी हैं, देखो आगे। पहले हो गया ध्वनि, जो आवाज़ है, हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है। और फिर सेकंड नंबर पे हो गया वर्ण, जो हमारे मुख से निकली आवाज़ उसको हमने लिख दिया। जैसे हमने लिखा क, बोला क और फिर लिखा, ठीक है, वो वर्ण बन गया। उसके बाद होता है अक्षर। हाँ जी। उसके बाद होता है अक्षर। हाँ जी। जैसे हम दो वर्णों को जोड़ के कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ उसका मतलब निकलता है, वो अक्षर हो जाता है। ठीक है जी। तो इनमें अंतर, कि इनमें क्या अंतर है, हम आगे करेंगे, देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि। मुंह से उच्चारित, मुंह से उच्चारित, हमने आपको काफ़ी बार बता दिया है कि मुंह से उच्चारित, जो हम मुंह से शब्द बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, ठीक है जी, उसे जो आवाज़ आती है बोलने से, देखो जैसे हमने बोला अ, आ, क, ग आदि ध्वनियाँ हैं। जो भी हमने बोला अपने मुंह से बोला, और जिसकी आवाज़ क्या थी, अ, आ, क, ग आदि ध्वनियाँ हैं। ठीक है जी। हाँ जी। ध्वनि का मतलब आवाज़ होता है, जो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है, और आप इसे अच्छे से करो। ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे वर्ण। क्या है, ध्वनि के बाद है वर्ण। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने बोला अ और फिर लिखा, फिर बोला क और फिर लिखा, जो रिटन में हो गया, ठीक है, जो लिखती रूप में हो गया, उसे कहते हैं वर्ण। जब हम बोलते हैं तो वह ध्वनि होती है, बहुत बार बता दिया आपको। लेकिन जब हम लिखते हैं तो वह वर्ण बन जाते हैं। जो आपको समझ अच्छी तरह से आ गया होगा मेरे हिसाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसके टुकड़े नहीं होते, इसके टुकड़े नहीं होते। जैसे हमने लिखा ग क, जो यह लिखा है आप देख रहे हो, ठीक है जी, इसके टुकड़े नहीं होते। यह अधूरे हैं, यह पूरा नहीं लिखा हुआ, अधूरा है, ठीक है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे वर्ण कहते हैं। हाँ जी, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे वर्ण कहते हैं। उसके बाद आ गया हमारा अक्षर। क्या आ गया, हमारा अक्षर। जो हमने 3 ही करने थे ना, पहले ध्वनि, फिर वर्ण, और तीसरा क्या है, अक्षर। बस यही अंतर है इसमें। जो अक्षर देखते हैं क्या है
किसी एक ध्वनि जहाँ ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। हाँ जी, किसी एक ध्वनि जहाँ ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम को अक्षर कहते हैं, अथवा वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है। वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण बाजू के एक झटके से होता है। बाजू के एक झटके से, जैसे हम एकदम कुछ बोलते हैं, एकदम कुछ बोलते हैं, जैसे क्या, कैसे, जी, हाँ, एक झटके से बोलते हैं। इसी प्रकार से वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण बाजू के एक झटके से होता है। जैसे देखो, आ, जी, क्या, आम आदि। जैसे मैंने बताया था ना कि एक झटके में जो बोला गया उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, जैसे आ, जी, क्या, आम आदि। एक बार फिर देखो, वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण बाजू के एक झटके से होता है। जैसे आ, जी, क्या, आम आदि। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ जी, हमने इसमें वर्णमाला में, वर्ण विचार में जो किया है, ध्वनि और वर्ण और अक्षर। ठीक है जी। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी।